You are watching this video from Simej Professional College, Patna. So first of all, welcome to all of you on this channel, Simej Patna Online Classes. In this video, we explain about what is FCFS and what is the scheduling process of FCFS algorithm. So you already know that FCFS stands for first come, first serve. So first of all, we want to introduce myself. My name is Valmiki Kumar, and now I am studying in Simej Professional College, Patna from batch 1 and semester 2nd. Here is the definition of FCFS. FCFS is a basic scheduling algorithms that is easy to implement but may not be the most efficient or optimal choice in many situations. Here you can see that the complex example of FCFS. In this example, we have 6 processes. Process number P1, P2, P3, P4, P5 and P6, and its related arrival time and watch time is also given. And in this video we find what is CT, TAT and WT, and we will also find what is RT, that stands for response time, and what is the average waiting time. The formula of TAT is equal to CT minus AT and WT is equal to TAT minus PT. AT stands for arrival time, BT stands for watch time, CT stands for completion time, TAT stands for turnaround time, and WT stands for waiting time. So let's get started. इस वीडियो में हम हिंदी में ही एक्सप्लेन करेंगे ताकि आप सभी अच्छे से समझ पाएंगे कि FCFS किस तरह से शेड्यूल होता है। तो आ गए हम अपने क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन को देखिए, FCFS का क्वेश्चन है। इसका क्राइटेरिया अराइवल टाइम होता है और इसका मोड नॉन प्रीएम्पशन होता है। इस क्वेश्चन में हमारे पास 6 प्रोसेस है जो P1 से लेकर के P6 तक है। P1 का अराइवल टाइम 3 है और इसका वॉच टाइम 2 है। इसी प्रकार P2 का अराइवल टाइम 9 है और इसका वॉच टाइम भी 9 है। इसी तरह P3 का आप देख लीजिए, P4, P5 और P6 का है अराइवल टाइम 3 और इसका वॉच टाइम 1 है। तो इस क्वेश्चन में इस तरह से 3 नंबर को लिया गया है, जिसके कारण इस क्वेश्चन में हमारा प्रोसेस 2 बार आइडल स्टेज में जाएगा। इसलिए यह वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर तो इस वीडियो को आप फुल वॉच कर लेते हैं तो इसके बाद आपको FCFS का कोई भी क्वेश्चन आराम से सोल्व कर पाइएगा। तो इसे सोल्व करने के लिए हमने एक रेडी क्यू बना लिया है और इसका एक गैंट चार्ट होता है जो आपको बनाना पड़ता है। तो सबसे पहले देखिए, इसका क्राइटेरिया होता है अराइवल टाइम, इसीलिए 80 में जो सबसे कम होगा उस प्रोसेस को हम सबसे पहले शेड्यूल करेंगे। तो सबसे कम है हमारे P4 का अराइवल टाइम जो कि 2 है। लेकिन कोई भी वस्तु जब स्थिर अवस्था में रहता है तो उसे गतिमान करने के लिए 0 से हमको शुरू करना पड़ता है। इसीलिए हम 0 से लेकर के 2 यूनिट तक पहले आइडल स्टेज में इसको रखेंगे। इसीलिए हम इसे आइडल स्टेज में रख रहे हैं 0 से लेकर के 2 यूनिट तक। इसके बाद हम P4 को शेड्यूल करेंगे और P4 हमारा रेडी क्यू के अंदर आ जाएगा। तो P4 को हम शेड्यूल किया और इसका देखिए बस टाइम 3 है, इसलिए 2 + 3 इज इक्वल टू 5 हो जाएगा, यानी कि 5 यूनिट हो गया। अब 5 यूनिट तक देखिए हमारा कौन कौन सा प्रोसेस आ गया है। तो इसमें प्रोसेस नंबर 1 और प्रोसेस नंबर 6 जिसका अराइवल टाइम 3 और 3 है, इसलिए ये दोनों हमारा रेडी क्यू के अंदर आ गया है। लेकिन अब दोनों का अराइवल टाइम सेम ही है, इसीलिए अगर तो सेम अराइवल टाइम रहता है तो BT यानी वॉच टाइम को देखा जाता है और BT से जिसका ज़्यादा होता है उसको पहले शेड्यूल किया जाता है। तो P1 और P6 में सबसे ज़्यादा वॉच टाइम P1 का है, इसलिए P1 हमको पहले आएगा रेडी क्यू के अंदर और P1 ही शेड्यूल होगा। तो P1 को हमने शेड्यूल कर दिया। अब P1 शेड्यूल होगा हमारा 2 यूनिट तक, यानी कि 5 2 7 यूनिट तक हमको शेड्यूल हो गया। इसके बाद हमारे P6 आया है, तो P6 को हमें रेडी क्यू के अंदर लेके चला है और यह शेड्यूल होगा 1 यूनिट तक, यानी कि 7 1 8 यूनिट तक हमको चलेगा P6 चलेगा 8 यूनिट तक। अब यहाँ पे देखिए 8 यूनिट तक हमारा अगर तो जो भी प्रोसेस आ गया है उसको शेड्यूल करेंगे, अन्यथा इसको हमें आइडल स्टेज में रखना पड़ेगा। तो हमारा 8 यूनिट तक कोई भी प्रोसेस नहीं आया है। P2 आया है जो कि 8 से नियरेस्ट है, जो कि 9 तक है। इसीलिए पहले हमको 8 से लेकर के 9 तक आइडल स्टेज में इसको हमको रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसको हम आइडल स्टेज में रख रहे हैं 1 यूनिट के लिए,
यानी कि 8 से 9 यूनिट तक हमारा प्रोसेस है जो कि आइडल स्टेज में चला जाएगा। इसके बाद हमारा P2 जो है प्रोसेस नंबर सेकेंड, वो हमारा रेडी क्यू के अंदर आ जाएगा और यह शेड्यूल भी हो जाएगा। P2 शेड्यूल हो जाएगा कितने 9 यूनिट के लिए, इसलिए 9 और 9 18 यूनिट हो गया। 18 यूनिट तक हमको शेड्यूल हो गया P2, तो 18 यूनिट तक हमारा इतना आ गया है। देखिए 18 यूनिट तक हमारा सभी प्रोसेस आ जाता है। तो अब सबसे पहले शेड्यूल किसको करेंगे, P2 को हमने शेड्यूल कर दिया। इसके बाद हमारे पास अब बच गया है P3 और P5। तो P3 का अराइवल टाइम कम है, यानी कि इसका 12 ही है, तो पहले P3 को हमें रेडी क्यू के अंदर लाएंगे और P3 को शेड्यूल भी करेंगे। P3 को हम शेड्यूल करेंगे 8 यूनिट तक, क्योंकि इसका वर्स्ट टाइम 8 है। तो 18 और 8 26 हो जाएगा, यानी कि 26 यूनिट तक हमारा अब शेड्यूल हो गया है। इसके बाद हम शेड्यूल करेंगे P5 को, तो P5 को हमने शेड्यूल कर दिया और P5 को शेड्यूल करेंगे 6 यूनिट तक। तो 26 और 6 32 हो जाएगा, यानी कि 32 यूनिट तक हमारा सभी प्रोसेस है जो आ गया है। अब इसका हम कंप्लीसन टाइम निकालेंगे और TAT निकालेंगे और WT निकालेंगे और साथ ही RT भी निकालेंगे और इसका एवरेज वेटिंग टाइम भी निकालेंगे। CT मिस होता है कि कंप्लीसन टाइम, और TAT मतलब होता है टर्न अराउंड टाइम, और WT मतलब होता है वेटिंग टाइम, RT मतलब होता है रिस्पॉन्स टाइम, जिसका एवरेज वेटिंग टाइम भी हम कैलकुलेट करके इस वीडियो में आपको दिखाएंगे। तो सबसे पहले हमको कंप्लीसन टाइम निकालना है। तो यहाँ पे देखिए P1 का हमको कंप्लीसन टाइम कितना है, इस गैंट चार्ट को ध्यान से देखिए। गैंट चार्ट में P1 हमको 5 से शुरू हुआ है और 7 यूनिट तक गया है, यानी कि P1 का हमारा कंप्लीसन टाइम 7 हो जाएगा। इसी तरह P2 का हमारा कंप्लीसन टाइम हो जाएगा 18 और P3 का हमारा कंप्लीसन टाइम हो जाएगा 26। इसी तरह हमारा P4 का कंप्लीसन टाइम हो जाएगा, P4 यहाँ पे देखिए 5 है, तो 5 इसका हो जाएगा कंप्लीसन टाइम। इसी तरह हमारा P5 का हो जाएगा कंप्लीसन टाइम 32 और लास्ट में जो P6 बचा है इसका कंप्लीसन टाइम हो जाएगा P6 का कंप्लीसन टाइम 8 हो जाएगा। अब हमको निकालना है TAT। तो TAT मतलब होता है टर्न अराउंड टाइम। टर्न अराउंड टाइम का फार्मूला होता है CT माइनस 80। तो CT में से 80 को हम घटाएंगे, यानी कि 7 में से 3 घटाएंगे तो 4 हमारा बचेगा, और 18 में से 9 को हम घटाएंगे तो 9 हमारा बच जाएगा। इसी तरह 12 में से हम 26 में से 12 को घटाएंगे तो हमारा यहाँ 4 हो जाएगा और 1 हो जाएगा, यानी 14 हो जाएगा। फिर 5 में से 2 को घटाएंगे तो 3 हो जाएगा, और 32 में से 15 को घटाएंगे तो 17 हमारा आ जाएगा। और लास्ट बचा हमारा P6, जिसको 8 में से 3 को माइनस करेंगे तो हमारा 5 आ जाएगा। यह मेरा टर्न अराउंड टाइम हो गया। अब हमको WT निकालने के लिए, यानी कि वेटिंग टाइम को निकालने के लिए इसका फार्मूला होता है TAT माइनस BT। तो 4 में से 2 जाएगा, 2 बचेगा, 9 में से 9 जाएगा, 0 बचेगा, और 14 में से 8 जाएगा तो 6 बचेगा, और 3 में से 3 जाएगा, 0 बचेगा, और 17 में से 6 जाएगा तो 11 बच जाएगा, और 5 में से 1 जाएगा तो 4 बच जाएगा। ये मेरा निकल गया WT यानी कि वेटिंग टाइम। इसी तरह से हमको RT निकालना है, यानी कि रिस्पॉन्स टाइम। तो रिस्पॉन्स टाइम का हमारे पास फार्मूला होता है कि फर्स्ट सर्विस टाइम माइनस अराइवल टाइम। तो P1 को देख लीजिए, P1 का फर्स्ट सर्विस टाइम हमारा गैंट चार्ट के अनुसार देख लीजिए। P1 यहाँ पे हमारा है, जिसका फर्स्ट सर्विस टाइम 5 है और कंप्लीसन टाइम 7 था, लेकिन हमारा अब फर्स्ट सर्विस टाइम को ध्यान देना है। तो P1 का फर्स्ट टाइम 5 है और 5 में से अराइवल टाइम जाएगा तो हमारा अराइवल टाइम 3 है, और इसका फर्स्ट सर्विस टाइम 5 है, तो 5 में से 3 को माइनस करेंगे तो 2 बचेगा। इसी तरह P2 का फर्स्ट सर्विस टाइम 9 है, और 9 में से हमारा 9 माइनस होगा तो 0 बच जाएगा। और P3 का फर्स्ट सर्विस टाइम 18 है, 18 में से 12 जाएगा तो 6 बच जाएगा। इसी तरह P4 का फर्स्ट सर्विस टाइम, P4 का यहाँ पे 2 है, तो 2 में से 2 को माइनस करेंगे तो 0 बच जाएगा। इसी तरह P5 का फर्स्ट सर्विस टाइम 26 है, और 26 में से हमें 15 को अगर 2 घटाएंगे तो 11 बच जाएगा। इसी तरह P6 यानी P6 का कंप्लीसन टाइम फर्स्ट सर्विस टाइम 7 है, और 7 में से हम 3 को माइनस करेंगे तो हमारा 4 बच जाएगा। यहाँ पे देखिए एक नोटेबल करने वाला बात यह है कि जब नॉन प्रीएम्पशन होता है, जिसका मोड नॉन प्रीएम्पशन होता है, उसका वेटिंग टाइम और रिस्पॉन्स टाइम दोनों सेम यानी कि इक्वल ही निकल के आता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं।
अब हमको कैलकुलेट करना है एवरेज वेटिंग टाइम। एवरेज वेटिंग टाइम का फार्मूला होता है कि सभी वेटिंग टाइम को आप प्लस कर दीजिए, उसके बाद जितने भी आपके पास प्रोसेस है वो उस प्रोसेस नंबर से डिवाइड कर दीजिए। तो हमारा वेटिंग टाइम का नंबर है 2 + 0 + 6 + 0 + 11 + 4 बाई प्रोसेस नंबर हमको 1 से लेकर के 6 यानी कि 6 है, तो इसको हम 6 से डिवाइड कर देंगे। इसको ऐड करेंगे तो 23/6 आ जाएगा। ये हमारा हो गया एवरेज वेटिंग टाइम और रिस्पॉन्स टाइम भी हो गया। तो इस वीडियो से हमें उम्मीद है कि आप अच्छी तरीक़ा से सीख पाए होंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।